हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आपका आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसी के साथ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की थी बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था। इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज से, और डाइपोल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, मान लो इसको। डाई मतलब टू, और पोल मतलब एज, मतलब दो किनारों पर दो चार्ज। और चार्ज होंगे कैसे? इक्वल होंगे, बट नेचर अपोजिट होगा, मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। उनको सेपरेट किया गया था स्मॉल डिस्टेंस के साथ, जिनको हम लोगों ने 2a लिया था। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की अरेंजमेंट। फिर हम लोगों ने इसी के अंदर ही पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को भी। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? Two equal and opposite charge separated by small distance, इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने बोला था इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल करने के साथ साथ हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। आता क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज विद सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी जिसकी डायरेक्शन थी माइनस से प्लस की तरफ। ठीक। ये बात हम लोग इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग बेटा निकालने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, उस सभी चीज के बारे में। देखो बेटा, डाइपोल एक लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब एक लेंथ की तरह स्ट्रक्चर है। उस लेंथ के लिए एक तो होगी उसकी एक्सिस। एक्सिस मतलब इस लेंथ को छू के जाने वाली एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन। ठीक है, क्योंकि लाइन का कोई अंत नहीं होता। ठीक है, एक्सिस का कोई अंत नहीं होता। इसको छू के जाने वाली एक लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे इसकी एक्सियल लाइन। ठीक है। एक होगा बेटा जो, मान लीजिए मैं इस लाइन को एक प्लेन के परपेंडिकुलर रख दूं। ठीक है, ये मार्कर मैंने अपने हाथ की हथेली के परपेंडिकुलर रख दिया। अब मेरे हाथ की हथेली पे आने वाला कोई भी पॉइंट, चाहिए वो पॉइंट यहां आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, वो इस डाइपोल के साथ क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर ही बनाएगा। एंगल कितना बनाएगा? 90 का। कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम एक्सियल लाइन पे भी निकालेंगे और इक्वेटोरियल प्लेन पर भी निकालेंगे। दोनों पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। फिर अगर इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास ना दिया हो, हमारे पास कोई एक अलग ही पॉइंट दे रखा हो, कोई भी जनरल पॉइंट, इन दोनों सेट के, ना तो वो प्लेन पर हो ना एक्सिस पर हो, कहीं यहां पर दिया हो, उसके कारण भी हम लोग फील्ड निकालेंगे। तो आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मैंने आप लोग को भी बताया, माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ कोई चार्ज है जिसके बीच की सेपरेशन है 2a। सेंटर पॉइंट मान लीजिए O, तो ये हो जाएगा, नाम दे दो उसको भी A E। तो जो AO होगा वो हो जाएगा स्मॉल a, और OB भी क्या हो जाएगा? स्मॉल a। ठीक है। एक्सियल लाइन क्या होगी? जो इसको छू कर रेखा है। ठीक है, हमें उस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं पॉइंट P पर। ठीक है, और पॉइंट P सेंटर से, क्योंकि हमने सिमेट्री से देखना होता है, दोनों की सिमेट्री क्या होगी? सेंटर पॉइंट। सेंटर से डिस्टेंस है मान लीजिए उसका R, या A, X Y जो भी मान सकते हो आप। A तो हमने मान ही लिया।
ठीक है, तो एक छोटी सी बात मुझे ये बता दो कि जो एपी होगी वो डिस्टेंस कितना आएगा। देखो बेटा, एपी के लिए हमें एओ प्लस ओपी करना पड़ेगा। एओ हमारे पास क्या है, स्मॉल ए। ओपी हमारे पास क्या है, आर। तो आप कहोगे कि सर जो एपी होगा वो आर प्लस ए होगा। ठीक है, और हम साथ साथ चाहते हैं बीपी भी फाइंड आउट कर लें। तो बीपी बेटा क्या होगा, देखिए बेटा, अगर मैं ओपी में से ओबी माइनस कर दूं तो मेरे पास बीपी बचेगा। ओपी में से, पूरी ओपी में से ओबी को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीपी बच जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ओपी हमारे पास आर है, आर में से स्मॉल ए को माइनस कर देते हैं, आर में से स्मॉल ए को माइनस कर दिया, ये हमारे पास बच गया बीपी। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो गया हमारे पास अरेंजमेंट और सोल्व करने के लिए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of minus q and plus q charges separated by small distance। पहले कंसिस्टिंग ऑफ माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस, ऐसे लिख लो इसको, थोड़ा और भी अच्छे से लिख लो। प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली such that separation between two charges AB equal to 2A। If O is the center of given dipole, then AO is equal to A and OB is equal to A। ठीक है, we have to calculate electrostatic field intensity at point P on axial line। ठीक है, at a distance या at point P on axial line, small r distance apart from center O of given dipole। ठीक है, ये कुछ थ्योरी का पार्ट हो गया। सच दैट एपी, एपी हमारे पास क्या आएगा, ए ओ प्लस ओपी इज इक्वल टू आर प्लस ए एंड बीपी ओपी माइनस ओबी इज इक्वल टू आर माइनस ए। ये हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन भी साथ साथ आ गई। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा तो ये लो। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, जैसे स्क्रीनशॉट करना है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं माइनस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो हमें पता, उसको इवन नाम दे देंगे। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी स्क्वायर।
है ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, AP स्क्वायर। ठीक है अभी। और वेक्टर की फॉर्म में लिखो तो डायरेक्शन कैसी आएगी, हम लोग हमेशा टेस्ट चार्ज को मानते हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपनी तरफ उसको करेगा अट्रैक्ट, तो E1 की डायरेक्शन आएगी अलोंग PA टूवर्ड A। वेक्टर में लिखूं तो अलोंग PA टूवर्ड A। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R+A का होल स्क्वायर, क्योंकि AP आपके पास क्या है, R+A। ठीक है, ये हमारे पास आ गया E1। ठीक है भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिख लो, एक बार डायरेक्शन लिख ली ऊपर, बहुत है। ये इसका देखो बेटा मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड से 12 के इसको प्लस का लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन। स्टेप 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास उसको नाम दे देते हैं E2। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर, क्योंकि यहां से डिस्टेंस कितना है, BP है। अब देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, डायरेक्शन आ जाएगी अलोंग BP अवे फ्रॉम P, अलोंग BP अवे फ्रॉम P, तो वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP मतलब R-A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात होगी। अब देखिए बेटा, P पॉइंट पर एक वेक्टर तो है इस तरफ, दूसरा है इस तरफ, तो जो बड़ा होगा उसकी तरफ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा देखो बेटा कौन है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, कि मेरे पास कोई रकम है 25। ठीक है, उसको बेटा मैं डिवाइड करता हूं 5 से, और उसको डिवाइड करता हूं 10 से, तो मेरे पास आंसर आता है 5 और आंसर आता है 2.5। दोनों में से बड़ा कौन है, आप कहोगे 5 है। मतलब अगर नीचे छोटी रकम होगी तो आंसर क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, यहां 5 था, यहां 10 था, न्यूमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर आएगा उतना बड़ा। ठीक है, डिनोमिनेटर, नीचे वाली रकम जितनी छोटी होगी आंसर आ जाएगा बड़ा। इन दोनों में हम लोग चेक करते हैं, ऊपर क्यू, क्यू सेम है, 4 पाई सेम है, R+A बड़ा है या R-A, तो आप कहोगे जी आर में से कुछ घट रहा है, आर में से कुछ घट रहा है तो छोटी रकम आएगी, तो मतलब क्यू को यहां हम लोग छोटी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर बड़ी टर्म से, तो आंसर बड़ा किसका आएगा, इसका आएगा। जब हम लोग कोई एक एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे 24 है, 24 को ही मैं 6 से डिवाइड करूं, 24 को डिवाइड करूं 4 से। ठीक है, तो नीचे अगर बड़ी रकम होगी तो 6 4 जा, और 4 6 जा, तो नीचे अगर बड़ी रकम होगी तो आंसर आता है छोटा, और छोटी रकम होती है तो आंसर आता है बड़ा। तो यहां देखो छोटा कौन सा है, नीचे ये छोटा है, तो आंसर बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा। मतलब इट इज क्लियर दैट E2 इज ग्रेटर देन E1। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, बेटा हर बच्चे को ध्यान में रख के बताना पड़ता है, कुछ बच्चों को नई बात पता लगती है कि भी कैसे बड़ा छोटा क्या बता रहे हैं सर, तो इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया, E2 हमारे पास E1 से बड़ा है, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E किसके बराबर आ जाएगी, बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। ठीक है, बड़े में से किसको कर देंगे माइनस, छोटे को कर दो माइनस। मैं रब कर रहा हूं यहां पर, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट।
कर दो भाई। E2 कितना था आपका, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट आर माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 कितना था, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है उसको कॉमन लो फटाफट, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट, अंदर बच गया जी 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट, एलसीएम आर प्लस ए इधर चला जाएगा, आर माइनस ए इधर चला जाएगा, नीचे दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लाई। ऐसे करते होंगे एलसीएम, ये इधर दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, सोल्व कर देंगे, क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट। अंदर देखो बेटा, खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई में। देखो बेटा, अलग अलग का स्क्वायर है, क्या मैं इसको इकट्ठा लिख सकता हूं ऐसे? देख लो ठीक, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बेटा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, या मैं लिखू 2 इंटू 3 का इकट्ठे का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर वो भी आएगा तो 36 ही। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर को हम लोग इकट्ठा करके लिख सकते हैं, मैथ कहता है ये बात को। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, कुछ बच्चों के लिए स्पेशली बताना पड़ता है। ठीक है भाई, खोल देते हैं फिर आगे, और क्यू बाय 4 पाई एफ साइन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar बाय में ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, जो कटते हैं बेटा काट दो, खत्म करो बात को। ठीक है, बच क्या गया, क्यू बाय क्यू 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 बाय 4 पाई एफ साइन नोट 2ar 4 में ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये बच गया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बड़ा आसान है, उसको पता है कि कैसे, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही चल रही है और कुछ भी नहीं। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इस इसको 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर। क्यू ऑलरेडी पढ़ा था, 2 2 जा 4, 4 को तोड़ के लिख दिया, ए आर पढ़ा है। ठीक है, बाय में जो पढ़ा उसको एज इट इज लिख लो। तो कुछ बच्चों के ध्यान में आया होगा, क्यू इंटू 2a, ये तो डाइपोल मूवमेंट होता है, लिख दो, ध्यान में आ गया तो। जिनके नहीं आया वो पीछे वाला लेक्चर देखो। ठीक है, तो नेट फील्ड हमारे पास कितनी आ गई बेटा, कितनी आ, डायरेक्शन किस तरफ होगी, बड़े की तरफ। बड़ा कौन था, E2 था। E2 की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग बीपी, अवे फ्रॉम पी, अलोंग बीपी अवे फ्रॉम पी। तो आप वेक्टर लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एक्सेल लाइन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, बड़े ही आराम से। ठीक है, कोई लंबा चौड़ा ताम झाम नहीं करना पड़ा हमें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी वो करनी पड़ेगी। E2 माइनस E1 कॉमन आ गया, बाहर निकाल लिया, 1 बाय ये बच गया, एलसीएम ले लिया, स्क्वायर खोल दिया, इकट्ठा कर दिया स्क्वायर, कैलकुलेशन कैलकुलेशन आंसर। ठीक है जी, फिर ये 4ar था, इसको 2 2ar की फॉर्म में तोड़ के लिख दिया, क्यू इंटू 2a आ गया जी, पी आर पड़ा है 2 पड़ा है, बाकी सारा पड़ा है। ठीक है, ये हो गया जी एक्सेल लाइन। थोड़ा सा और हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
स्पेशल केस में लिख देते हैं इसको, स्पेशल केस। इफ, देखिए बेटा, अगर ये जो ए है, ठीक है, वो छोटी रकम है, क्योंकि 2a क्या होता है हमारे पास, स्मॉल सेपरेशन। अगर ये आर इस ए से बहुत बड़ा हुआ, अगर ये आर इस ए से बहुत बड़ा हुआ, तो हम आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि 2a हमारे पास स्मॉल सेपरेशन थी, उसका भी आधा, ठीक है, उसका भी आधा, और आर हमारे पास उसके कंपैरिजन में अगर बड़ा दे रखा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर। देखो बेटा, अगर न्यूमेरिकल में आपको ए की वैल्यू दी जाए 10 mm और आर आपको दे दे वो 40 mm, फिर तो फॉर्मूला आप यही लगाओगे, ये तो कंपेरेबल है, कोई खास इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। बट वो कहते आर 4 मीटर, अरे 4 मीटर में से 10 mm घटाओ चाहे ना घटाओ, कोई खास बड़ी बात नहीं, ठीक है। तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके चल सकते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, देन ई एक्सियल स्पेशल केस के अंदर 2 πr डिवाइड बाई 4 π ε0 आर स्क्वेयर का स्क्वेयर, क्योंकि इसकी जगह बेटा हमने क्या रख दिया, आर स्क्वेयर, ऊपर स्क्वेयर पढ़ा ही था, 2 πr बाई में 4 π ε0, आर की 4, आर की 4 बची, आर की 3, ठीक है। तो हमारे पास स्पेशल केस के बाद जो ई एक्सएल बचेगा, ई एक्सएल क्यू बाय, नहीं, पी, 2p बाय 4 π ε0 आर क्यू। ध्यान देने वाली बात बेटा यहां पर ये है, 2 कांस्टेंट, p क्यू इंटू 2a कांस्टेंट, 4 π ε वैसे कांस्टेंट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आई है। वैसे पॉइंट चार्ज के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, पर डाइपोल के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, आप लोग से पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन दे देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, या 1/r4, ठीक है। तो वहां स्क्वायर वाला तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आता है, ठीक है, या फिर जनरल जो केस होते हैं, एक्सेल लाइन या डाइपोल के लिए हमारे पास क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है जी। ये था हमारे पास एक्सेल लाइन। इसका जो एक और पार्ट बनता है इक्वेटोरियल, अब वो स्टडी करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है जी। अब वो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन पर है, देख लेते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो बना हुआ है -q और +q चार्ज से, सेपरेशन है दोनों के बीच में 2a। अगर सेंटर O है, ये A और B पॉइंट है, तो AO हमारे पास आ जाएगा स्मॉल a और OB हमारे पास आ जाएगा स्मॉल a, पीछे वाले के जैसे। हमने देखा था इक्वेटोरियल पॉइंट पर आने वाला पॉइंट डाइपोल क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट मान लेते हैं P यहां पर है, P की सेंटर से डिस्टेंस है R, ठीक है, और हमें P पर निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ, बने हुए हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस placed at point A and B such that separation between two charges A B equal to 2A। ठीक है। if O is the center of dipole then AO is equal to A, OB is equal to A। ठीक है, सेम पीछे भी सेम लिखी हुई थ्योरी हम लोग सेम ही लिखते हैं ताकि बार बार रट्टा ना मार के आपको समझ आके एक का ही कर लो, सब में अप्लाई हो जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट electrostatic field intensity at point P on equatorial plane ठीक है, r distance apart from center of given dipole। ठीक है, उस पॉइंट पे निकालना जो r डिस्टेंस अपार्ट है सेंटर ऑफ डाइपोल से, सच दैट बेटा एपी देखो, एपी क्या आएगा, ये डिस्टेंस को एपी, ये 90 है, ये हाइपोटोनियस है, तो पाइथागोरस के हिसाब से ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एपी बेटा कितना आ जाएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बीपी भी कितना आएगा बेटा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ, इसको फटाफट जिसने स्क्रीनशॉट करना कर लो। वही स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और उसको हम नाम क्या देंगे बेटा, E1 आएगा क्या, माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी स्क्वायर। ए से पी तक का डिस्टेंस है तो ए पी स्क्वायर ही लिखेंगे। वेक्टर में लिखना है तो माइनस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो अलोंग पी ए टूवर्ड ए, ए की तरफ अट्रैक्ट होकर ए की तरफ। इस बात का खासकर ध्यान रखना डायरेक्शन का। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात लिखो तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एपी, एपी कितना था, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, सिमिलर तरीके से निकाल दो। स्टेप सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाल दो। E2 कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बीपी स्क्वायर, बीपी कितना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा पहले इसकी डायरेक्शन लिख लो, इसकी कैसे डायरेक्शन आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा, रिपेल रिपेल करके भेजेगा दूर, ये आगे जी E2 की डायरेक्शन, E1 की तो पता लगी गई थी, अलोंग बीपी अवे फ्रॉम पी, पी से दूर जाते हुए, ठीक है, बीपी के अलोंग पी से दूर जाते हुए। E2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो बेटा कितना आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीपी कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा ये कट गया था रूट से, हमारे पास बच गया इतना, इसको नाम दे देंगे सेकंड। ठीक है भाई, अब E1 भी इतना ही आ गया, E2 भी इतना ही आ गया, ना कोई छोटा आया ना कोई बड़ा आया, अब क्या करें, ठीक है, अब ना कोई छोटा आया ना कोई बड़ा आया, अब निकालें कैसे इसको, तो देखते हैं कि भी है क्या, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ये तो दो एडजेसेंट वेक्टर आ गए, और एडजेसेंट वेक्टर के लिए रिजल्टेंट कहाँ आता है, कहीं बीच में, पर बीच में तब निकाले ना जब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता हो, अब एंगल नहीं पता, ठीक है जी, एंगल नहीं पता, तो हमें ये दिख रहा है कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं इमेजिनरी एक्स वाई, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जो कि पैरेलल है ए बी के, यहां तक का स्क्रीनशॉट करो फिर आगे बताता हूं। एक कंस्ट्रक्शन कर लो, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ इमेजिनरी लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी। अब बेटा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और दोनों साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, तो ये भी थीटा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो चाहिए तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल हो गए, ये भी थीटा होगा, वर्टिकल एंगल हो गए, समझ रहे हो बात, ये थीटा है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये थीटा होगा, ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, ये 10th में बताई, 9th में तुम्हारी थ्योरम होती थी, ये थीटा है तो ये थीटा है क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो थीटा थीटा हो गया सारा, ठीक है। E1 का थीटा की तरफ कंपोनेंट E1 cos थीटा नहीं होगा, और E1 का थीटा से परपेंडिकुलर मतलब यहां E1 sin थीटा नहीं होगा, ठीक है, जिन्होंने +1 में कंपोनेंट निकालने सीखे वो कहेंगे होगा जी, ठीक। E2 का थीटा की तरफ कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा, और परपेंडिकुलर E2 sin थीटा होगा। हमने 1 2 में ये देखा है कि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है जी, E1 का मैग्नीट्यूड E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, थीटा थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर है, तो कट जाएंगे, मतलब साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जुड़ेंगे कौन, सिर्फ कोस वाले, ठीक है, एंड रिजोल्व द कंपोनेंट्स ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर, we conclude that component E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so cancel each other.
द कंपोनेंट E1 cos theta and E2 cos theta are in same direction. So gives the resultant. रिजल्टेंट हमें कौन देंगे? E1 और E2 ही देगा। ठीक है, करो इसको नोट या स्क्रीनशॉट फटाफट, फिर करते हैं आगे। यहां तक का समझ में आ गया क्या? चैट बॉक्स में बताओ भी फटाफट जिसको समझ में आ गया। आ गया भाई? ठीक है, ओके, नहीं समझ में आ गया कि नहीं आया साहिल कुमार? ठीक है भाई, फिर समझ में आ गया तो चलते हैं फिर आगे। अब क्या करते हैं, रिजल्टेंट फील्ड निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट फील्ड हम लोग को पता लग गई कि ई किसके बराबर आएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 E2 बराबर ही है, तो हम इसको 2E1 cos थीटा क्यों ना लिख लें? फ्रॉम 1 and 2 लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी अंडरस्टूड है। E1 की तो वैल्यू पता है, ठीक है। काम यहां खत्म हो जाता अगर हमें थीटा पता होता। थीटा मानना है कि बराबर है, पर पता तो नहीं है 30 है, 40 है, 45 है, 50 है, कितना है। ठीक है, वो तो ए पे डिपेंड करेगा, ए कितना है। ठीक है, क्योंकि 180 में से ए बचेगा, फिर बाकी बचेगा। तो थीटा हमको पता नहीं है, तो थीटा नहीं पता, थीटा को खत्म करो। थीटा को रखना किस लिए है, तो पता ही नहीं इसके बारे में। फ्रॉम ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए ओ बी। कोस थीटा पूछूं तो किसके बराबर आएगा? आप कहोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर आएगा। बेस पूछूं तो आप कहोगे ए आएगा, हाइपोटेन्यूज पूछूं तो आप कहोगे अंडर रूट ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, इतना आ गया। पुट कर देंगे cos थीटा की वैल्यूज को 3 नाम देकर, इसको 4 नाम देकर, यूजिंग 4 in 3। ई हमारे पास कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा जी हमारे पास 2 क्यू बाय में 4 पाई एफ साइन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है, इनटू में आ गया ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन बताता हूं, ये 1 है, ये हाफ है, 1 और हाफ 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। बाकी आप कैलकुलेशन शाने बच्चे होकर के देख लेना। क्यू इंटू 2a लिख देता हूं, 2a नीचे आ जाएगा जी, नीचे आ जाएगा 4 पाई एफ साइन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। ठीक है, ये पावर 1 थी, ये पावर आधी है, 1 प्लस आधा 1.5, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, तो 3 का आधा 1.5 ही होता होगा। क्यू इंटू 2a, जिन बच्चों ने अच्छे से देखा है पीछे वाली वीडियो को तो उनको पता है पी आएगा, बाय में 4 पाई एफ साइन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2 पावर आ गई। मतलब यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, ऊपर लिखता हूं क्या है। आ गया जी हमारे पास ई इक्विटोरियल पी बाय 4 पाई एप्साइन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दो। ठीक है, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी।
अब सामने फिर वेक्टर पड़ा है तो हम अवे हुए लिखने की जरूरत नहीं है, जब वेक्टर पड़ा है तो उसको ही वेक्टर लगा दो। पर ये देखो बेटा, पी की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, इसकी डायरेक्शन आ रही है इससे अपोजिट, तो क्यों ना यहां माइनस लगा दो, बनेगी बात वेक्टर फॉर्म के अंदर भी। ठीक है, हम जब ऐसे लिखते थे अवे फ्रॉम पी अलोंग बी पी अवे फ्रॉम पी, तब हमारे पास ऊपर कोई वेक्टर नहीं होता था। अब वेक्टर के सामने वेक्टर पड़ा, दोनों पे वेक्टर लगा दो। अब डायरेक्शन बतानी है तो हमें दिख रहा है कि पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है और इसकी अपोजिट आ रही है, अपोजिट के लिए माइनस लगा दो, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग के रीजनिंग माइंड के अंदर होनी चाहिए कि भी कैसे कंडीशन को डील करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसे बुक के अंदर कर रखा है हमें वैसा का वैसा ही करना है, लकीर के फकीर बनना, अपना खुद का दिमाग भी लगा लिया। ठीक है जी, ये हो गया। स्पेशल केस इसका भी कर देते हैं, स्पेशल केस। अगर आर बहुत बड़ा हो ए से, क्योंकि बेचारा टू ए पहले ही छोटा है, उसके दो टुकड़े और कर दिए, आर अगर इससे बड़ा हुआ तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वेयर लिख सकते हैं। ई इक्वेटोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बाय 4 पाई साइन नॉट आर स्क्वेयर की 3/2, क्योंकि इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वेयर, कट गया, क्या आ गया, पी बाय 4 पाई साइन नॉट आर। इक्वेटोरियल के लिए भी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आती है, आर क्यूब। ठीक है जी, एक बात देखो बेटा, ई एक्सियल क्या आया था, 2p/4 पाई आर क्यूब। क्या इसमें आपको कहीं इक्वेटोरियल दिख रहा है क्या, आप कहोगे हाँ जी ये रहा इक्वेटोरियल, तो क्या मैं ई एक्सियल को लिख सकता हूं 2 टाइम ऑफ इक्वेटोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सियल लाइन पे आने वाली फील्ड इक्वेटोरियल पे आने वाली फील्ड की डबल होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम दे रखा है। ठीक है जी, ये था हमारे पास इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है भाई बच्चों, यस सर। तो आ गया भाई समझ सभी को, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा कि एक्सेल से इक्वेटोरियल। जनरल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये माइक किसका ओपन हो जाता है भाई, ठीक है, चलो भाई, अब बात करते हैं सैटरडे की, जो कि कल है। कल बेटा देखो, सब्जेक्टिव टेस्ट वाला 10 बजे आप लोग के पास ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू वाला नहीं, सब्जेक्टिव वाला खुलेगा। उसमें आप लोग को क्या करना है, अपनी मर्जी से गोस थ्योरम की कोई एक एप्लीकेशन, कोई भी एक, या फिर ई एक्सियल या ई इक्वेटोरियल, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखकर आप लोगों ने फोटो खींच के वहां अपलोड कर देनी है, पहला काम। दूसरा बेटा, आपकी नोटबुक, नोटबुक का फ्रंट पेज, बीच का कोई भी पेज, और एक लास्ट का पेज। अब लास्ट के पेज में तो आप इक्वेटोरियल लिखोगे, तो ऐसा नहीं कि अभी टेस्ट भी यही भेज दो और वो भी वही भेज दो। ठीक है, अपने आप करके ईमानदारी के साथ। ठीक है, ये कल बेटा आप लोगों ने 10 बजे सेंड करना है। सर अगर हम डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट कैसे करें, हाँ बेटा जरूर करेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग जनरल पॉइंट। मतलब जनरल पॉइंट एनी पॉइंट, कहीं पर भी फील्ड फाइंड आउट करना चाहे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मंडे को 11 बजे, उसमें हम इसी को डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, वो जनरल पॉइंट पे निकालना सीखेंगे। लास्ट ईयर तो ये क्वेश्चन कट गया था सिलेबस में से, पर इस बार अभी पता नहीं हमको सिलेबस में से क्या है क्या नहीं है, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम तो करेंगे। ठीक है, जैसे पिछली बार सॉलिड स्फीयर कट गया था बट मैंने इस बार करवा दिया। अब जनरल पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है,
कि एक्सियल और इक्विटोरियल पे ना आकर पॉइंट वो पूछ ले, कहीं भी बताओ भाई, ठीक है, तो हम कहीं भी करना सीखेंगे। सर आपको पर्सनल नंबर पर सेंड करना है क्या? नहीं बेटा, यहाँ सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव टेस्ट जो आपका टेस्ट वाला खुलता है ना, वहां पर एमसीक्यू वाला खुलता है हर बार। इस बार सब्जेक्टिव खुलेगा, मतलब वहां पर आपको एक फोटो अपलोड करनी होगी। तो एक तो टेस्ट की फोटो अपलोड कर देना, दूसरी नोटबुक का पहला पेज, मिड पॉइंट और लास्ट पेज, ये अपलोड कर देना। क्योंकि व्हाट्सएप पे बेटा पता नहीं लगता किसने क्या भेजा है, रिकॉर्ड नहीं जाता, यहाँ रिकॉर्ड रह जाएगा आप लोग का, आप लोग का वहां नाम आ जाएगा कि भरत सिंह ने भेज दी कॉपी, रितु ने भेज दी, योगेश ने भेज दी, पंकज उधार ने भेज दी, तो इस तरह से पता लग जाएगा मुझे। ठीक है भाई, किसी का और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आज के लेक्चर से लेकर, वीडियो लेक्चर से लेकर, पीछे कोई लेक्चर से लेकर, कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा फटाफट बता दो। नहीं है तो नो सर कह दो, क्लास ऑफ कर देते हैं। हाँ जी भाई, है किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है भाई बच्चों, फिर आ गया भी क्वेश्चन। सर सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब कराओगे? सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करवा देंगे बेटा, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में करवा देंगे। और कुछ बेटा? बताओ भाई, बताओ टॉपिक बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो बेटा पूरा का पूरा पार्ट है। इसके बाद एक अगला पार्ट शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वो पूरा पार्ट है, खुद में खुद एक पार्ट है, वो पूरा करवाएंगे पार्ट बेटा। ठीक है, सिलेबस में, हाँ, सिलेबस में आगे पीछे लिख के दिया होता है। मैं सीरियल वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद अब आप शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। ठीक है, ये डाइपोल अभी 2 लेक्चर का और है, टॉर्क भी निकालेंगे, और फिर हम इसके कारण पोटेंशियल भी निकालेंगे डाइपोल के कारण, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक नया टॉपिक शुरू होगा। और कोई क्वेरी किसी की, कोई क्वेश्चन, किसी ने कुछ और जानना हो? बस वही, फिर करें क्लास को ऑफ। इसकी बेटा रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा 2 घंटे में। सुनील राजपूत, हाँ भाई सुनील, बताओ भाई सुनील। ठीक है भाई बच्चों, फिर है, ओके।